नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी सेकुलर લોકશાહી આંદોલન કા ના ગુરુવારી વીકલી મીટિંગમાં બધાને સ્વાગત। આજના વિષય છે 9/11 એટલે અમેરિકામાં જે ન્યુયોર્કમાં જે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરના 2 ટાવરનું જે ધ્વંસ થયા હતા એની બાબતમાં ચર્ચા છે। ખરેખર તો હું એને ગુજરાતીમાં ચર્ચા કરવા માગું છું, પણ એક વાઇડર ઓડિયન્સ જે આજે આપણા રાહ જોતા હોય છે, આપણે ગુરુવારના મીટિંગ માટે એ લોકો જોતા હોય છે, રાહ જોતા હોય છે, એમને ધ્યાનમાં રાખીને હું હિન્દીમાં વાત કરીશ। दोस्तों, ये 2 टावर 9/11 इसको फ़ारेनहीट का नाम माइकल मूर ने उन्होंने डॉक्यूमेंट्री जब बनाए थे उसको दिया था। उसका 20 साल होने जा रहा है। 11 सितंबर को 20 साल हो जाएगा। 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे हैं, शायद बाद में भी चर्चा चलेगा। अभी ये 20 साल जब हो रहा है, अमेरिका में सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN टाइम्स, ये सारे के सारे अखबार जो हैं वेरियस एस्पेक्ट जो है, बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर खुलासा करते करते वो मीडिया में कवर कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी अभी नेटफ्लिक्स में और अदर चैनल्स में भी आ रहे हैं। कुछ पहले भी डॉक्यूमेंट्री बने हुए थे। शायद पहला डॉक्यूमेंट्री जो था माइकल मूर, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था फ़ारेनहीट 9/11 जो मिला था। और जब उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था ये इसको लेकर, तो उनको एक ऑस्कर में जब अवार्ड दिया गया था तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था उनको। इट वॉज अनयूजुअल थिंग्स। ऑस्कर अवार्ड में किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को डॉक्यूमेंट के नाम पर, जो अमेरिका में 2 टावर का ध्वंस तो हो गया उसके ऊपर जो इसने बनाया, और उन्होंने एक क्वेश्चंस खड़ा किया, क्या वो तो इनसाइड स्टोरी तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो चल रहा था उसके टेकर्स कम थे, लेकिन हॉलीवुड के जो लोग थे, हम जो इनको नाचने गाने वाले कहते हैं, उन्होंने जब ये अवार्ड दिया ये भी अनयूजुअल था और स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। आज भी 9/11 का कमीशंस रिपोर्ट अभी अवेलेबल है। अभी भी प्रेसिडेंट बाइडेन भी बोल रहे हैं कि सारे चीज़ जो है वो हमको मिलेगा। ऑफकोर्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल होगा। ये जानना जरूरी है 9/11 कैसे हुआ, क्यों हुआ, अमेरिका जैसे कंट्री में हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बात को दबाए दिया जाता है, बाद में लोग का जो भूल जाते हैं कि जितना पास्ट हो गया, जितना पुराना हो गया, लोग को याद ही नहीं रहेगा। ऐसे एक मामला चलता रहता, साइकोलॉजिकली एक पर ट्रीट किया जाता है लोगों के ऊपर में। तो लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, 9/11 कैसे हुआ, 9/11 से पहले क्या था, 9/11 के बाद जो 20 साल बीता और उसके नाम पर जो वार ऑफ टेरर हुआ, और वहीं से जो 20 साल जो अफगानिस्तान में उसी को लेकर जो अफगानिस्तान में एक पॉपेट गवर्नमेंट अमेरिका ने चलाया, क्या मिला उनको? लोग कहते कुछ नहीं मिला, काफ़ी लोग कहते बहुत कुछ मिला। मतलब इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स जो है उनको मिला। अमेरिका का वार में एंगेजमेंट रहना बहुत बड़ा फायदामंद होता है, वो मिला। लेकिन एक रिट्रीट करने की बात जो थी वो रिट्रीट नहीं हो पा रहा था। अफगानिस्तान से रिट्रीट करना मुश्किल हो रहा था, जबकि रिट्रीट की प्रोसेस तो ट्रंप के टाइम पे चालू हो गया था। दोहा में तो ट्रंप के साथ में तालिबानों का 2 बार मीटिंग हो चुकी थी, और उस मीटिंग में तो बात हुआ था कि तालिबान विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन हुआ, ट्रंप का बाद में वो जीते हारे, उसको जो टर्मोइल जो खड़ा हुआ, बाइडेन पावर में आए, ये जो चला, इसके बाद में ये अफगानिस्तान की बात जो थी, तालिबान की बात बाजू में रह गया। लेकिन लास्ट में तो ऐसे न्यूज आए कि पेंटागन ने बोला कि अभी तो आपको आना पड़ेगा, आपको यू हैव टू कम बैक। लेकिन बाइडेन का डिसीजन लेकर हमको आ जाना पड़ेगा। जब ने हुआ डिसीजन हुआ हमको आ जाना पड़ेगा,
तो कैसे भी हो गांठला वाटला तो तोड़ के, जो गांठला होता है इसको बांध बांध के वापिस जाने के लिए तैयार हो गए। उससे बाकी नेटो कंट्रीज वगैरह जो थे वो जो इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे अमेरिका के साथ जो इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली, कनाडा ये वगैरह जो इन्वॉल्व थे, उनकी जो वार इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट जो है, अफगानिस्तान के इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट जो है उसे खतरा दिखाई दिया। सो वो नाखुश रहे। बाइडेन के साथ उनका डिफरेंस ओपिनियन हुआ, लेकिन बड़े भाई तो बाइडेन ही है ना। इसमें तो नाटो में तो ना यूके का चलता है, ना फ्रांस का चलता है, ना कनाडा का चलता है। आप नाखुश जाहिर कर सकते हैं इतना ही, लेकिन आपको भी यूके को, फ्रांस को, इटाली को भी, उनको भी वापिस आना पड़ा। तो ये जो ट्रंप ने जो स्क्रिप्ट किया था तालिबान के साथ, पीसफुल स्क्रिप्टिंग जो किया था, वो उसका अमल हो रहा था। अमल होते होते देर हुआ। जो अमेरिका का मेन फोर्स को उन्होंने ले लिया, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन जो है चले गए, बाकी लोग रह गए। काबुल एयरपोर्ट में जो धमाल हुआ वो जानते हैं। बाद में वहां तो अचानक आईसिस कहां से आ गया अचानक। तालिबान हम जानते हैं, तालिबान और अलकायदा जानते थे, आईसिस ये तीनों के नाम तो लिया ही जाता है। और लोग कहते हैं कि ये शायद कि ये अमेरिकन फंडेड ही ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया है। लोग का कहना है, पेपर वालों का कहना है, जर्नलिस्टों का कहना है कि ये आईसिस भी जो है, अलकायदा भी जो बना हुआ था, और जो तालिबान भी जो है, दीज आर ऑल क्रिएशन बाय अमेरिकन इंपीरियलिज्म टू कॉम्बैट दिस फोर्स एंड दैट फोर्स। तो ये बात है। तो ये जो बात हुआ कि ये सब भागने के कोशिश के, भागदौड़ में आईसिस का बम ब्लास्ट हुआ, काफी लोग मर भी गए, अमेरिका के लोग भी मर गए। अमेरिका के लोग का जान बड़े कीमती होता है, बाकी लोगों की जान से कीमती होता है। तो उसको बहुत ही दुखी हो गए। लेकिन धीरे धीरे तालिबान के साथ में समझौता भी करने का जो था, अमेरिका का, बाइडेन का जो था, वो भी उसने भी समझौता कर लिया। और बाकी कंट्री भी जो एकदम तलवार लेके खड़े हो गए थे, हम तालिबान को देख लेंगे, अफगानिस्तान को देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बात चलता था। लेकिन सब लोगों ने, जब बिजनेस मैटर्स ना, तालिबान, अफगानिस्तान इतना बड़ा देश है, बिजनेस मैटर्स, मिलिट्री के मैटर भी होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन की बात होता है, व्यापार धंधा की बात होता है, इंडिया का फिल्म की बात भी होती है, और रियल एस्टेट की बात होती है। तो सब लोगों ने धीरे धीरे तालिबान का एग्जिस्टेंस को इतने कम दिनों में एक्सेप्ट भी कर लिया, इंक्लूडिंग परहैप्स इंडिया गवर्नमेंट ने भी उसका साथ में एक्सालिस कर लिया, और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा मालूम हो गया। जबकि ये मालूम है कि ये सारे गवर्नमेंट बनाने के पीछे वो पाकिस्तान का पूरा हाथ है, और पाकिस्तान का हाथ होने के पीछे अमेरिका के हाथ भी होगा। तो दिस इज एक्सिस। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितने आपको नेशनलिस्टिक, पैट्रियोटिक और जितना बड़ा जुनून वाली लगती है, लेकिन इसके पीछे तो इकोनॉमी बहुत बड़ा काम करता है, मार्केट बड़ा काम करता है। और इकोनॉमी को बूस्टअप देना, आर्टिफिशियल स्टिमुलेट करने के लिए जो बात होती है, ये सब जुड़े हुए हैं। और इसमें इंडिया का जो रोल भी जो है, वो एक जूनियर पार्टनर के हिसाब से रोल होता है। अभी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी तो बड़ा बने हुए हैं, और वो ही तो रेफरी कर रहे हैं कि इसको क्या करना है, नहीं करना, और रेफरीगिरी चल रहा है। तो अभी जो 20 साल के बाद क्या क्या हुआ, आफ्टर मथ, पहले क्या हुआ, 20 साल के अंदर में क्या हुआ, 20 साल से पहले 10 साल के अंदर में क्या हुआ था, फिर दूसरे 10 साल में क्या हुआ, ये एक चर्चाएं पूरा चल रहा है दुनिया में। और ये चर्चा चलेगा क्योंकि हिस्टोरिकल मैटर है। 2 टावर डिमोलिशंस एक हिस्टोरिकल मैटर है। ऐसा घटना अमेरिका में पहले कभी नहीं हुआ था। एक 1812 में घटना हुई थी। आज WTC में शायद मुझे जितना याद है, समथिंग लाइक 1973 सम ब्लास्ट वेयर देयर एंड सम पीपल डाइड इन WTC ब्लास्ट में मरे हुए थे। एक घटना वहां हुआ था। लेकिन अभी जो ये घटना हुआ, आपको एक अगर मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा टाइम निकाल के, यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है वो माइकल मूर का 9/11 फ़ारेनहाइट 9/11, वो आप अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ये जब ब्लास्ट हो रहा है, एक उस टाइम पे कुछ घटनाएं बोल रहे हैं। इलेक्शन हुआ, बुश और गोरे का इलेक्शन हुआ। अब जानते हैं गोरे इन्वायरमेंटलिस्ट का बात करते हैं, और वो जीत गए, ऐसे भी डिक्लेयर भी हो गया। लेकिन अचानक बाद में गोरे विथड्रू फ्रॉम हिज विक्ट्री और बुश पावर में आ गए। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड। अमेरिका में जब भी कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, ऐसे कुछ गड़बड़ होता है। जैसे कि ट्रम्प का जो बात है, ही डिड नॉट वांट टू कंसीड, कि वो डिफीट कंसीड करना चाहते नहीं, जॉर्जिया का वोट को रीपोलिंग, ये सस्पेंस में रहा। बाइडेन जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, और सस्पेंस में रहा। तो ट्रम्प वाज नॉट
एग्रीइंग टू क्विट द पोस्ट और एग्री कि वो डिफीटेड हो गए हैं, ये सबको पता है। फिर बाद में कैपिटल हिल में जो अटैक हुआ, जो एक्वन जो फोर्सेस जो गए, और इट इज इंजीनियर्ड बाय ट्रंप, जिसके कारण उनको तो एक प्रकार का एक सजा होनी चाहिए, वो सजा से उनको मुक्त कर दिया गया। जो अगर कोई दूसरा करता तो अलग बात है, वो सजा से मुक्त कर दिया गया। तो कैपिटल हिल में जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से रिगर से होना चाहिए था वो इट गोइंग साइना धीरे धीरे चल रहा है, माने slowly it is going on and it is taking its own course and it will take years to complete। तो ये जो है अमेरिका में इलेक्शन के पैटर्न में जो गड़बड़ होता है, ये आप जानते हैं कैसे हुआ कि हिलरी क्लिंटन हार गई, बाद में वो ट्रंप जीत गए, इसका भी एक कहानी है। वो बाद में गोरे कैसे विड्रॉ किए, बुश पावर में आ गए, बुश पावर में कैसे आ गए, ये भी बात भी है। लेकिन बुश पावर में आने के बाद, प्रेसिडेंट से टेक ओवर करने के बाद ये घटना हुई। ये घटना जब घटना हो रहा है, जब 2 टावर जो गिर रहे हैं, एक्चुअली ये जो 2 टावर है 8:46 में एक फ्लाइट जो है वो फ्लाइट जाता है और बाद में वो एक फ्लाइट घूम के आता है और टेररिस्ट लोग घुस जाते हैं और वो जाके 2 टावर में पहले एक माने वहां कोलैप्स होता है। उससे कुछ मिनट के बाद और एक फ्लाइट आता है और एक आता है, एयरलाइंस आता है, वो जाके चला जाता है। 2 टायर में पूरा उसको टाइम लगता है, इसको गिरने में, इसको टेक्स्ट टाइम्स। उसके थर्ड एक जेट जाता है, वो पेंटागन में जाकर टकराता है, जबकि बोला जाता है कि जो मिसाइल अटैक। और 4th प्लेन जाता है, वो जाके ग्राउंड में गिरता है, वो वाशिंगटन डीसी की तरफ जाता है लेकिन गिरता है ग्राउंड में। इट मींस देयर आर 4 एयरलाइंस के अटैक हुआ था, 2 जाके टकराया WTC में और एक टकराया पेंटागन में। और WTC जो एक परेशान था न्यूयॉर्क का, अमेरिका का कमर्शियल सिटी, कमर्शियल जो लाइफ है, कमर्शियल नेशन के हिसाब से इसका जो उसका जो शान था, 2 टावर जो था, वो 2 टावर आज नहीं दिखेंगे, वो 2 टावर एकदम गिर गया। इट टुक सम टाइम टू कोलैप्स, टू धीरे धीरे घंटे कुछ लगे, वो कोलैप्स हो गया। काफी लोग वहां मर भी गए, चाहे 2000 समथिंग पीपल डाइड, मैनी पुलिसमैन डाइड, मैनी जंप्ड। इतने बड़े जो मंजिलों से कुछ लोग मर के भी जंप भी किए, लगभग 400 आदमी जैसा कुछ जंप किए, जंप करके मर गए। कुछ फायर फाइटर्स मरे, कुछ पुलिसमैन मरे, कुछ वॉलंटियर्स मरे। और ये बिल्कुल ये शॉकिंग था, होल न्यूयॉर्क पीपल के लिए शॉकिंग था, सारा अमेरिका के पास लोगों के लिए शॉकिंग था। और ये करते करते इतना सारा ये हालत हो गया कि उसी समय पर जब ये सुन रहे हैं, बुश वाज विजिटिंग वन स्कूल, एक ये जो क्या नाम उसका है, जो एक शहर में, वो एक स्कूल में, वो फ्लोरिडा में स्कूल में बैठे हुए हैं और वो स्कूल में बात कर रहे हैं। वो माई पेट गोट के बारे में स्टूडेंट के साथ में चर्चा कर रहे हैं। वेरी, और जब उनको कान में बोला गया कि टेररिस्ट अटैक हो गया है, तो उन्होंने काम ली, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको फॉरेननेट में मिलेगा। वो चुप से काम लिए सुन रहे हैं और आग को यहाँ घुमा रहे हैं। तो ये कमेंटेटर बोल रहा है, तो क्या सोच रहे हैं, हु वाज डिस्ड मी, किसने किया? सऊदी किंग ने किया क्या? वो सदाम ने किया क्या? वो ओसामा बिन लादेन ने किया? तो मने मन सोच रहे हैं। और ही इज गोइंग ऑन टेलिंग द स्टोरीज, और बैठे हुए वो ही इज नॉट गोइंग आउट, कुछ रिएक्शन भी कर नहीं रहे हैं, वहां वो स्टोरी बोल रहे हैं। तो इमीडिएट रिएक्शन कुछ हो नहीं रहा है, कि उठ के खड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में ऐसा कुछ होता तो हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उठ के खड़े हो जाएगा, भाग जाएगा और कुछ उल्टा पलटा वो माने बात, ये सारी दूरदर्शन में या ऑल इंडिया रेडियो में भाषण कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ही इज शोइंग नो पैनिक एट ऑल, ही इज काम एंड क्वाइट लाइक अ सिद्ध पुरुष, एक सन्यासी जैसे वो सुन रहे हैं इतना बड़े घटना के बाद भी। लेकिन देयर इज अ कंप्लीट कामनेस, दैट इज रियलिटी सीन टू बी विजुअलाइज्ड। तो फिर बाद में आते हैं, फिर वो एड्रेस करते हैं, फिर मन में सोचते हैं। तो ये तो हुआ 11 सितंबर को हुआ, तो सारा देश शॉक में था। अमेरिका इनविंसिबल है, अमेरिका के लोग भी सोचते हैं इनविंसिबल है, एक्सेप्ट ब्लैक लाइफ मैटर्स जो होता है, जो लोग अपने आप को सिटीजन समझते नहीं है, वहां का सॉइल का समझते नहीं है, ब्राउन स्किन या ब्लैक स्किन, बाकी जो है वो तो अपने आप को, तो अमेरिकन जो प्राइड जो है, उनका नोज जो है, वो कंप्लीटली शॉक। दिस काइंड थिंग हैपन कि 2 टावर को ऐसे डिमोलिश टेररिस्ट अटैक इनसाइड अमेरिका जब कभी नहीं हुआ था। ये कैसे हुआ? एक पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग हुआ था, उसको उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में रूपांतरित कर दिया था। ये सबको याद है, शायद अमेरिकन सिटीजन को याद नहीं होगा।
होगा। लेकिन ये जो हुआ कि पूरा के लोग शॉक्ड में थे और नो फ्लाई जोन कर दिया गया, सारे के सारे जो फ्लाइट को ग्राउंडेड कर दिया गया, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जो जहां है वहीं रहेगा। इवन बुश के फादर को भी उतार दिया गया। तो ये कभी आर्टिस्ट का तो जो थे उनको ग्राउंड कर दिया गया। कोई नो फ्लाई जोन 7 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, मुझे दिन याद नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन के लिए पूरा ग्राउंडेड कर दिया गया। कोई फ्लाइट, कोई एरोप्लेन, कोई जेट, कोई अमेरिका के ऊपर में वो उड़ेगा नहीं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओसामा बिन लादेन का परिवार वहां था, जो उनके धंधा करते हैं। ओसामा बिन लादेन का परिवार अमेरिका के जो जॉर्ज बुश के पिताजी, जो बड़े पिताजी हैं, उनके साथ में धंधा है, पेट्रोल का धंधा है। तो ये उनके साथ धंधा था, वो थे। तो ये लोग पूरा परिवार के साथ थे। लेकिन वहां उस टाइम पे, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा देख लेता हूं। देख लेता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उनको सितंबर 13 तारीख को 6 प्राइवेट जेट्स, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हुआ है अमेरिका में, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं। 6 प्राइवेट जेट्स, 2 डजन्स कमर्शियल प्लेन्स, 142 सऊदी अरेबिया के लोग जिसको आप सस्पेक्ट करते हो टेररिस्ट अटैक के लिए, और 24 ओसामा बिन लादेन का 24 फैमिली मेंबर, उन लोग को अमेरिका से जाने दिया गया। आई थिंक वर्ल्ड डज नॉट नो ऑल दिस थिंग्स। ये तो फॉरेन हिट से हमको पता चला, ये भी बीच बीच में आता नहीं है। हाउ दिस जो नो फ्लाइट जोन है, हो जाने के 2 दिन के बाद आप उनको जाने दे रहे हो, और बाद में आपका परिवार कितना बड़ा क्रू को जाने दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ताकि दिस विल बी मिसकैरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको कैरेज जो इन्वेस्टिगेशन होने का है, इट इज ए मिसकैरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन ये हुआ था। तो ये बात जब हुआ तो फिर बाद में तो सवाल आता है, तो ये फ्लाइट जोन में, सॉरी, फ्लाइट को जाने दिया गया। फिर वर्ल्ड का जो रिएक्शन जो हुआ, फिर अंगली दिखाना है कौन किया है, तो आ गया कि ओसामा बिन लादेन ने किया है। तो सारे लोग सवाल करते हैं, ओसामा बिन लादेन ने किया है तो आपको जाने क्यों दिया? अगर फिर ऐसा भी है तो आपका तो ओसामा बिन लादेन के साथ आपका तो उठना बैठना, मिलना, हैंडशेक करना आपका परिवार का संबंध है। तो ये कैसे हुआ? और ओसामा बिन लादेन मिल नहीं रहा है। जब ये ओसामा बिन लादेन से मिला, वो कि पाकिस्तान का जो बुढ़ा हो गया कि जंगल में पड़ा हुआ था, वो मिला, उसको मार दिया। वो 10 साल पहले मार दिया गया, बस इतना ही। आज तो मिलता नहीं था, कहा ये ओसामा बिन लादेन था। और उसको ढूंढने के लिए 20 साल आप अफगानिस्तान में शासन किए। उस जितने जितने केव हैं, जितने जितने गुफाएं हैं, जितने जितने जंगल हैं, आप लोगों ने वहां एयर स्ट्राइक किया। और ओसामा बिन लादेन से लेकर, सॉरी, ओबामा से लेकर ट्रंप तक 330 टाइम्स एयर स्ट्राइक करके थाउजेंड्स पीपल को आपने मारा अफगानिस्तान में। 30,000 पीपल वर किल्ड इन होल अफगानिस्तान रेड्स में। तो क्या आपको अफगानिस्तान में रहने का क्या अधिकार था? यू कुड नॉट कैच ओसामा बिन लादेन इन अफगानिस्तान और कुड नॉट कैप्चर अफगानिस्तान ओसामा बिन लादेन लाइफ आप कर नहीं पाए। फिर हुआ क्या? तो एग्जैक्टली क्या बात है, इसको लेकर एनालिसिस हो रहा है। तो ये इनर स्टोरी है। लोग काफी एक सेक्शन है अभी बोलते इनर स्टोरी है। तो अभी बोला जा रहा है, मान लीजिए अभी एक एबीसी का पोल हुआ, अभी पोल हुआ बस 7-8 दिन पहले अभी, तो बोल रहे कि ये जो 9/11 जो घटना जो हुआ, 46% के वो बोलते हैं कि जो दुनिया का जो चेंज हुआ सबसे, सॉरी, अमेरिका का जो चेंज हुआ सबसे खराब से खराब हुआ। 46% लोग इसके खिलाफ, 40 के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ अमेरिका लिए, कोई अच्छा नहीं हुआ। और 33% बोल रहे हैं अच्छा हुआ। 20% बोल नहीं रहे ऐसा। ये लाटेस्ट पोल है अबाउट 9/11, जब ये 20 साल चल रहा है उसके लाटेस्ट पोल अभी आ रहा है। और जबकि 2002 में जब ये हुआ था, तब पोलिंग हुआ था, तो क्या था, 55% लोग बोले ये बेटर है और 27% बोले थे ये खराब है, वर्ष। तो 2002 से लेकर 2021 में जो पोलिंग आ रहा है, ये ओपिनियन, अमेरिकन पीपल का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, ये बेटर है। तो ये जो है कि
तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली जो अब तो वार एंड टेरर को डिक्लेयर कर दिया, वार अगेंस्ट टेरर डिक्लेयर कर दिया। करने के बाद अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन वो डिक्लेयर हो गया, और इसको खत्म करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का जितना जितना एक्ट है ये सबको लाया गया। वो भी आपको जानना जरूरी है, वो जो लाया गया ये सब जो एक्ट जो लाया गया वो क्या क्या सब लाया गया, इसको कि थोड़ा कागज का काम तो करना पड़ेगा, ये सब चीज़ याद नहीं रहता सब चीज़। तो एक तो पुलिस को रिप्रेसिव स्टेट बनाया, पुलिस को मिलिटराइज बनाया, और जो बात है कि ये जो पैट्रियोटिक एक्ट जो है उन्होंने एक एक्ट लाया, सबसे खतरनाक एक्ट वो पैट्रियोटिक एक्ट लाया, और वर्ल्ड का जो टेरर जो है वार अगेंस्ट टेरर की बात उसको लाया गया, और इस्लाम फोबिया एक एनिमी को टारगेट किया गया वर्ल्ड में, इस्लाम द टारगेट। और ये मैं आपको थोड़ा सा आपको एक भूमिका मानना जरूरी है फॉर द एकेडमिशियंस इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स कि एक आप पता होगा ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन करके किताब निकला था CIA का फंडिंग से, हंकिंस्टन करके बहुत बड़े राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनको लेकर कमीशनिंग किया गया था। उस किताब का मूल बात क्या है कि इस्लाम डेमोनिक है, और जो ये जो क्रिश्चियन जो है वो डिवाइन है। तो इस तरह से इसको एनालाइज किया गया था। तो एक वर्ल्ड ओपिनियन एकेडमिकली क्रिएट किया गया था अगेंस्ट इस्लाम के बारे में, इस्लाम रिलीजन के बारे में। अब सब जानते हैं इस्लाम का इज सच ब्यूटीफुल रिलीजन, अगर जो पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं उसे कितने प्रभावित हुए। इंडिया के भी जो हमने पढ़े हुए हैं, राजा राम मोहन राय है या एम एन रॉय है, एक काफी सूफीज्म के बारे में सब जानते हैं। एक डेमोनिक बना दिया इस्लाम को, एक प्रकार टेररिज्म का एक राक्षस बना दिया, और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को बड़ा बना दिया। जो क्रिश्चियंस लोग एबॉर्शन लॉ को लेकर वो दे आर वेरी, अमेरिका में जैसे जो कैथोलिक जो है दे आर अगेंस्ट एबॉर्शन की बात करते हैं, इस तरह से इसको डिवाइड करने की कोशिश की। और ये किताबों को करोड़ों में छपाया गया, यूनिवर्सिटी में बेचा गया, डिस्कशन हुआ, सेमिनार हुआ, पेपर में चला, डिस्कशन हुआ, जहां जहां डिस्कशन हुआ यही चला। दो चीज, एंड ऑफ हिस्ट्री बाय फुकुशिमा और ये है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, यही चर्चा चली। ग्लोबलाइजेशन के बाद पेरिस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट के बाद जो हुआ एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, और बाद में क्लास ऑफ सिविलाइजेशन हो गया, और एक आपको दुश्मन मिल गया वो इस्लाम। इस्लाम से पहले क्या दुश्मन था अमेरिका का? वो था कम्युनिस्ट। वो जो कम्युनिस्ट को कंटेन करने के लिए उन्होंने वियतनाम में वार चलाया, कम्युनिस्ट को हटाने के लिए इराक में उन्होंने इसको लाए, सद्दाम हुसैन को लाए, कम्युनिस्ट को हटाने के लिए दुनिया में मलेशिया में ये इंडोनेशिया में क्या उन्होंने क्या स्वार्थ को सपोर्ट किया था, फिलीपींस में उन्होंने क्या नहीं किया। सारा दुनिया में एक कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट टायरेट के लिए वियतनाम से वार से लेकर वियत कॉन्ग में लेकर इराक में कम्युनिज्म को खत्म करने को बात करने के लिए सद्दाम हुसैन को लाना, ये इतिहास तो आज छुपाई जाती है, बराबर बोली नहीं जाती है। और अमेरिका में सब स्कूल में कॉलेज में जाकर यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करना कि आपको कम्युनिज्म के सामने लड़ना, ये मैं अपनी बात करता हूं, ये एक प्रकार होली वार है। ये सलादीन जैसा वो होली वार जो था, वो जो सलादीन वर्सेस ये जो क्रूसेड जो था, इट इज लाइक ए क्रूसेड टू एंड कम्युनिज्म। सो यू हैव टू गो टू वियतनाम एंड कंबोडिया, लाओस एंड फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म टू स्टॉप कम्युनिज्म। ये जानते हैं, ये इसको भी अमेरिका के एक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, वो अरविंग स्टोन करके जो राइटर, अरविंग स्टोन ही है ना ये ओलिवर स्टोन उन्होंने एक प्लाटून बनाया, फिल्म प्लाटून में दिखा रहे कि वो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्टूडेंट को कन्विंस कर रहे हैं आपको कम्युनिज्म में फाइट करना पड़ेगा, और इनरोलमेंट हो रहे हैं सब। और ये उन्होंने 4 सीरीज का अमेरिकन जो पॉलिसी ऑफ वार पॉलिसी इन वियतनाम के बारे में 4 फिल्म बनाया। तो आप लोग कभी होगा तो आप देखिएगा जरूर, वो ओलिवर स्टोन का आप देखिएगा। ये एक्सपोज किया गया अमेरिका, बड़ी अच्छी बात है। देयर आर सम इंडिपेंडेंट माइंड पीपल जो कि अमेरिका का डेमोक्रेसी जो रूजवेल्ट, लिंकन, इसकी बातों का इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो फ्लैग जो बना है, लिबर्टी को लेकर फ्लैग बना हुआ है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंड्स का स्पिरिट को रखते जो फ्लैग बना हुआ है, इसी के हिसाब से देयर आर सम पीपल इन अमेरिका जिसके कारण अमेरिका का डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है और जिंदा है। तो ये बात को रखने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। तो ये एक समय में वियतनाम में जब कार्मी हार जो हुआ तब उनके लिए कोई
यहाँ छुटक मतलब करके करते ये टेररिज्म और किसी तरह से करते करते ये लोग अपना इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को वो जारी रखते थे। लेकिन वियतनाम में हारने के बाद अमेरिका का जो पॉलिसी हो गया, वार मैन्यूवर टू पीस मैन्यूवर, और किसी तरह चीन के साथ संबंध बनाना, माओ सेतुंग जाकर निक्सन को मिलना, और माओ सेतुंग की मिलने के बाद निक्सन की जो लड़की थी, ही वाज सो इंचांटेड बाय द आईज ऑफ द माओ सेतुंग, ये तो स्टोरी आपको मालूम ही होगा। तो ये डॉलर वर्सेस जो येन जो था, इसका डॉलर वर्सेस जो येन, ये क्राइसिस जो था, डॉलर गिरते रहता था, ये जो पीस मैन्यूवर और वार मैन्यूवर, ये दोनों चीज में चलता रहा अमेरिका। तो ये एक पीस मैन्यूवर के पीरियड में जो गए उस टाइम तो भी उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को उन्होंने छोड़ा नहीं। ये मानना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, वार इज इनएविटेबल इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम। वार नहीं होगा तो कैपिटलिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। मिलिटराइजेशन इकोनॉमी बहुत बड़ी फैक्टर है इन ऑल कैपिटलिस्ट कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका इज द एग्जांपल फॉर ऑल द कैपिटलिस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो वार इकोनॉमी जो है, मिलिटराइजेशन इकोनॉमी जो है, उनको करना पड़ता है। वार नहीं होगा तो उनका इकोनॉमी ठप हो जाएगा। इसीलिए एक इकोनॉमिस्ट थे अमेरिका के, बोलते थे पीस इन वियतनाम इज वार अगेंस्ट अमेरिकन इकोनॉमी। अगर एक प्लेन गिराओगे तो 1000 प्लेन निकल पड़ेगा। तो एक प्लेन गिर जाना उनके लिए बूस्टिंग था, इकोनॉमी का बूस्टिंग था। दैट वाज द होल अमेरिकन इकोनॉमी। तो वार इकोनॉमी जो कहते हैं, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो आइजनहावर ने कॉइन किया था, उसका पूरा एग्जैक्ट नाम है इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स। ये टोटल जो है वो पेंटागन, CIA, FBI, NATO तो बाद में आ रहा है। तो ये सबको लेकर जो चलता है, ये सबको हमको ये अमेरिकन का बात को समझना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि अमेरिकन हम हॉलीवुड फिल्म देखते हैं। हॉलीवुड फिल्म इज द बिग प्रोपागेंडा ऑफ हॉलीवुड। ऑल इज गुड, सब अच्छा है, ब्यूटीफुल अमेरिका, हंसी लाफिंग, अरे ये गन ट्रॉटिंग अमेरिका, ये दिखता है। बाकी अमेरिका के बारे में एक अच्छा एक फिगर देने के लिए ये सब हॉलीवुड फिल्म चलते रहता है। और हमारे भी कुछ लोग जाके आते हैं, वो भी अमेरिका के बारे में अच्छे बोलते हैं। वहाँ का मॉल अच्छा है, वहाँ का ये अच्छा है, वहाँ अच्छा है, वहाँ का सिस्टम अच्छा है, हमारे इंडिया का अच्छा नहीं है, वो सब हमको कंपेयर करके बोलते रहते हैं। तो ये जो है अमेरिका का जो बात है कि ये इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स 62 में आइजनहावर बोला था, क्योंकि उनको क्या है कि ये अमेरिका हिस्ट्री में जाना पड़ेगा एक दिन, और भी अच्छा चर्चा करना पड़ेगा। अमेरिकन इंपीरियलिज्म कब आया, कैसे आया, तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनका रोल क्या था। उनके देश में एक भी बम नहीं गिरा। ही वाज कमर्शियली सप्लाई करते थे, कपड़ा लता, खाना पीना, वार्म्स, ये सब सप्लाई करते थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बिल्कुल ज्वाइन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का बैकबोन टूट गया, तो ये इमर्ज किया वो एज ए लिविंग नेशंस। ब्रिटेन रूट जो डिस्कशन हुआ, जो पाउंड चला गया नीचे, डॉलर आ गया, तो 1946 समथिंग लाइक दैट। तो ये जो हुआ, तो ये डॉलर और अमेरिका ये कैम अप जो आए, तो ये बात को अमेरिका जिस तरह से उसका आने के बाद अमेरिका का दबदबा रहा। लेकिन अमेरिका को कंटेन करने के लिए अमेरिका वाज लीडिंग द इंपीरियलिस्टिक कैंप, imperialist capitalist camp against Soviet camp, socialist camp। तो ये सोशलिस्ट कैंप जो था उसके सामने था, और उसके साथ साथ में रिसर्जेंट नेशनलिस्ट कंट्री लाइक इंडिया जो पंचशील के साथ में जुड़े हुए थे, वो भी एक कंट्री था। लेकिन ये कारण अमेरिका के जो दबदबा होने चाहिए था वो नहीं होता था। लेकिन ऑफकोर्स उसी समय पर बात करना, अगर चर्चा करना है कि रशिया का जो पॉलिसी जो क्रुश्चेव जो आ जाने के बाद, उसके रिविजन आ जाने के बाद, वार फोबिया का पीड़ित होने के कारण अमेरिका को मौका मिला। फिर बाद में अमेरिका वियतनाम में लगातार बॉम्बिंग, माइलाई मासाकर जैसे किया। ये आपको बाद में कभी मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन और क्यूबा को कंटेनमेंट जो करने कोशिश की, मिसाइल को वापिस आने की बात हुई, ये अमेरिका को ज्यादा बल मिल गया। तो ये बाद में अमेरिका हर जगह में, खास करके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है कि चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, कंबोडिया, लाओस, ये सब जगह में अपनी अपनी सरकार को बनाए रखना, अफीम की चाष करवाना, धंधा करना, टूरिज्म को ओपन करना, नेकेड बीच खड़ा करना, ये सब उनका रियो कार्निवल खड़ा करना, ये उनका प्रकार का जो मानसिक विकृति जो है, और जो बिजनेस का माइंड जो था फार्मा कंपनियों का, ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में किया, अफ्रीका में किया, सोमालिया है, ये बाद में और जो कंट्री जो है गरीबाई के ऊपर में धंधा करना, मैं गेहूं दूंगा, व्हीट दूंगा, लेकिन आपको मेरे पॉलिसी जो है फूड फॉर आर्म, फूड
फूड के साथ में हमारे जो पॉलिसी जो है अमल करना पड़ेगा। ये बात उसको करते करते अमेरिका दबदबा करा। एड भी, जैसे क्लिंटन ने बोला था, केनेडी बोला था, एड मीन्स आवर डोमिनेशंस। अगर कोई भी मदद हम देंगे उसके साथ में डोमिनेशन होगा। ये है अमेरिका। लेकिन जब अमेरिका में एंटी वियतनाम वार का एक शुरुआत और दुनिया में हो रहा था, अमेरिका में भी हो रहा था, और अमेरिका में जॉन केनेडी वाज बिट प्रेशराइज्ड और थोड़ा मिलिट्री विड्रॉ करना चाहते थे वियतनाम से, एंड दैट रिजल्टेड हिज डेथ बाय FBI। वो रिपोर्ट आया, वारन कमीशंस भी उसमें बोल रहा है, द 6th बुलेट ऑफ द फिल्म ऑफ द JKF, असैसिनेशन ऑफ JKF भाई, जहां एल्विन कोस्टनर ने काम किया है, उस बात में आया हुआ है। तो ये जो केनेडी वाज किल्ड, देन जॉनसन केम एंड vigorous अटैक ऑन वियतनाम स्टार्टेड। तो कम्युनिज्म वाज द डेमन, और इसको सब डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी को देना। अमेरिका इज गोइंग, वेयरएवर अमेरिका इज गोइंग, डेमोक्रेसी जा रहा है। कैसे जा रहा है? डेमोक्रेसी जा रहा है विथ टैंक्स, डेमोक्रेसी जा रहा है विथ पैटर्न, ये AK-47 पैटर्न जा रहा है, और एक्सप्लोसिव्स। ये अमेरिका जो डेमोक्रेसी ले रहा है, डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी कर रहा है थ्रू मिलिट्री एंड एड। आप मेरे बात को मानो, मेरे पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को मानो, आपकी पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट नहीं, आपकी इथनिसिटी नहीं, आपका मल्टीकल्चरलिज्म नहीं, हमारा जो कहेंगे आपको बात मानना पड़ेगा, हमारा होकर काम करना पड़ेगा। ये जो अमेरिका का जो पैटर्न जो था, तो ये वियतनाम का वार के बाद, और ये जो वियतनाम वार खत्म, जो कार्मी हार हुआ, उनका जो मुंह काला हो गया, ये इसीलिए काफी लोगों ने बार बार बोल रहे हैं कि वियतनाम के बाद अफगानिस्तान। तो बहुत ये जनरेशन जो है, आज का जनरेशन जो 20 साल का जनरेशन है, जिसको उम्र 20 साल होगा या 25 साल होगा, उसको वियतनाम वॉर का पता ही नहीं होगा। तो वो उसको क्या मालूम है कि वियतनाम में क्या हुआ था, तो वियतनाम में कैसे वापिस आया, कैसे फ्रांस से हैंडओवर हुआ अमेरिका को, अमेरिका ने कैसे 53 से ये पूरा वहां आक्रमण किया, कैसे साइगन में बॉम्बिंग करता रहा, ये कैसे, वो काफी लोगों को पता भी नहीं है। इवन कोरिया के बारे में पता भी नहीं है। होल अमेरिका का धंधा जो है वो बहुत लोगों को पता नहीं है। दे ओनली नो द गुड वर्ड ऑफ बाइडेन एंड गुड वर्ड ऑफ केनेडी, और ये सब उनको प्रचार किया जाता है, प्रचार तंत्र है, एक प्रकार का एक फेस बना के रखा जाता है। तो ये उसके बाद ये जो बड़ा डिस्कवरी जो बुश ने किया कि 9/11 के बाद में, इस्लाम इज द मेन एनिमी, इस्लाम फोबिया, और उससे पहले एकेडमिकली, साइकोलॉजिकली, क्लास ऑफ 2 सिविलाइजेशन में एक ऑलरेडी एक माइंड बना दिया था, जो कि इस बात को बिल्कुल हथताली जैसे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। हॉल यूनिवर्सिटीज में, प्रेस में, मीडिया में, हर जगह में वही बात चलेगी। फिर एक टेले लाई 1000 टाइम्स, वो तो हम बोलते हैं गोइबल्स की बात करते हैं, ये गोइबल्स की बात को अमेरिका ने बराबर लिया। तो एक गलत को बार बार बोलो तो ये बार बार सच हो जाएगा। हमको सबको लगा दाढ़ी वाला मुसलमान तो जिहादी होगा, दाढ़ी वाला ये तो ऐसा ही होगा, कोई शेख मोहम्मद होगा वो भी टेररिस्ट होगा, सारे के सारे कश्मीर के लोग टेररिस्ट हैं, सारे के सारे मुसलमान जो लोग हैं टेररिस्ट हैं। ये हमारा मन में बैठ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले तो राइट तो होता ही था, राइट वर टेकिंग प्लेस, लेकिन 2001 के बाद में लॉज आ गए। हमारे देश में भी आया लॉ, वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम भी जैसे अमेरिका ने कहा एकदम डीटो, खाली अमेरिका जैसे बोला, इंग्लैंड ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, नाटो के सारे कंट्री भी किए, ऑल दी कंट्री उन्होंने इस तरह का एंटी टेररिस्ट लॉ, वार अगेंस्ट टेरर के नाम पे लागू किया। और यहाँ इंडिया में भी इस तरह का एंटी टेररिस्ट लॉ, वार अगेंस्ट टेरर के नाम पे यहाँ भी काले कानून को लगाए गए, और काफी लोगों को बिल्कुल ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रीटेक्स्ट ऑफ डाउट उनको जेल में डाल दिया गया। So impact of Americanization of Indian government in the administration started by 2000 to by 9/11 2000 ये हुआ 20 साल पहले शुरू हुआ था, जो अभी भी ये चालू है, ये अभी से हम मुक्त नहीं हुए। अभी ये बोल रहे हैं कि अमेरिका में बोल रहे हैं जो 2001 में हुआ था, आज वही के वही रेसिडुअल पोर्शंस, वही के वही हमको भुगतना पड़ रहा है। एनी मैन हु जब आप सस्पेक्ट, हमारे बड़े हमारा बड़ा कुशल कलाकार हैं, बड़े नाने जाने वो ब्लॉकबस्टर के बोलते हैं, बड़े बहुत कलाकार हैं, नाम है शाहरुख खान, आप जानते होंगे। वो अच्छी नाटक भी कर सकते हैं, अच्छी डांस भी कर सकते हैं, अच्छी फिल्म भी कर सकते हैं, लेकिन जीवन में उन्होंने एक फिल्म बनाया, वो फिल्म उनको सारा जिंदगी याद रहेगा उनको, वो है माय नेम इज खान। तो माय नेम इज खान में क्या, वो अमेरिका गए थे,
तो आप जो भी जाओ अमेरिका में तो कपड़ा उतारना पड़ता है। अगर कपड़ा उतारो ना उतारो, वहां तो स्क्रीनिंग हो जाता है, आपके पास में पिस्तौल है नहीं है मालूम पड़ जाता है। तो कपड़ा उतारना जो था उनको पता नहीं था। शाहरुख खान को, बड़े कलाकार है ना, वो तो दुनिया ऐसे से यहाँ परिचित है, तो वहां भी अमेरिका के लोग भी उनको मालूम होना चाहिए कि वो सेलिब्रेटेड वो एक्टर है। कपड़ा उतारना पड़ा तो गुस्सा आ गया उनको। वो गुस्से से उन्होंने, मेरे हिसाब से, सॉरी मेरे पर्सनल कमेंट है, तो गुस्से से उन्होंने माय नेम इज खान उन्होंने फिल्म बनाया, और वहां वो खान है इसीलिए इसको प्रॉब्लम हुआ। वो कैटरीना का वो बाद में वो साइक्लोन का बारे बताया, हाउ ब्लैक लाइफ का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ही वांट्स टू मीट प्रेसिडेंट ओबामा, वो मीट करना चाहिए। वो काला है और इंडिया भी काला है, वो मिलना चाहता है और मैसेज देना चाहता है। वो ये बाद में ये जो गुस्सा जो आया था, एक बार भारत में एक कलाकार ने उस गुस्से को अपनी फिल्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो माय नेम इज खान। तो आज कोई खान हो गया हो तो हो गया टेररिस्ट। तो आपका तो ये जो चला, तो इंडिया में भी काफी हद तक चला, अभी भी चल रहा है। उसी के नाम पर पोलराइजेशन हो रहा है, उसके नाम पर इलेक्शन के पोलराइजेशन यूपी में भी होने वाला भी है। हर जगह में, हर चीज में कितने पोलराइज हो सकता है, खान और हिंदू को लेकर हो सकता है, ये चल रहा है। तो ये जो हुआ कि एक एनिमी इनको दिखाई दिया, माय नेम इज वो इस्लाम फोबिया। तो ये अफगानिस्तान में होने के बाद, तो अफगानिस्तान में जो हुआ, उन्होंने पपेट गवर्नमेंट खड़ा किया, फिर वहीं से खुद का लगाया इराक के ऊपर में, मिडिल ईस्ट में लगाया खुद का, फिर एक वार इन इराक, फिर जहां की सद्दाम हुसैन को मैंने फांसी, मैंने बाद में उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। फिर उन्होंने वहां रुका नहीं, फिर चलता रहा। और इजराइल तो कभी ना कभी अटैक वटक करता था, अमेरिका अभी भी अटैक करता है। किसके साहस पर करता है? वो अमेरिका के साहस पर करता है, इजराइल करता रहता है। तो मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में 20 साल रहे, जबकि ये टेनर पूरा हो गया था 2 साल पहले। और ये तालिबान लोग, जब ये तालिबान का इतिहास तो पता होगा, ये तालिबान को तो ये अमेरिका सॉरी तालिबान तो सोवियत यूनियन जो वहां जाके अपना सरकार चला रहा था, वो भी गलती से सरकार अपना पपेट रिजाइन चला रहा था, और उसको हटाने के लिए तालिबान को ट्रेनिंग दिया गया, अलकायदा तालिबान ये सब हुए। तो तालिबान जो आया, तालिबान को हटा करके अमेरिका आया। लेकिन तालिबान तभी अमेरिका में जाकर, ये भी रिकॉर्डेड है, अमेरिका में जाकर बोले हम तो सरेंडर करना चाहते हैं, हम तो वहां रहना नहीं चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिएगा। नो, यू बी देयर और यू नॉट देयर, हम तो वार करेंगे ही करेंगे, हम तो वार रहेंगे तो अमेरिका अफगानिस्तान करेंगे। तो ये तो तालिबान वांटेड टू सरेंडर इन 2001, लेकिन उन्होंने उस बात को ग्राह्य नहीं किया। इवन ट्रंप के साथ भी जो हुआ था लास्ट, उसको भी इमीडिएटली ग्राह्य नहीं किया, फिर भी दिवस के दिन के दिन उसको खींचे गए। तो ये तालिबान का जो रहा उसको, तो इसमें क्या फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ अफगानिस्तान का नेचुरल रिसोर्सेस, फायदा हुआ कि वहां एक बाद में यहां से लेकर एक मिडिल ईस्ट का पूरा पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना, ईरान के ऊपर दबदबा डालना, इजराइल के ऊपर मदद करना, सीरिया के ऊपर आक्रमण करना, और ये बाद में ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, पूरा जो लीबिया, लेबानन, ये सारे जो चल रहा है, वो नेटो फोर्सेस जो है, जो मानते नहीं है, यूएनओ को मानते नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल को मानते नहीं है, उनको माने बगैर काम करते हैं, जो नेटो फोर्सेस खास करके इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली, कनाडा, ये जो करते रहते हैं, ये मिलकर जो करते रहते हैं। तो ये प्रकार का चला। और एक बात याद रखिएगा, अगर अमेरिका कोई वार करता है तो हर कैपिटलिस्ट कंट्री का एक अच्छा एक मौका मिलता है। इंडिया भी जैसा है, बोले भाई हमको भी तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए। एक समय में ऐसा हुआ कि अमेरिका में जो कॉन्ट्रैक्टर जो था, 5000 लोग कॉन्ट्रैक्टर मर रहे हैं, और जगह में 5000 कॉन्ट्रैक्टर मर रहे हैं, तो कुछ 3000 अमेरिकन सोल्जर मर रहे हैं। बोलो कितने कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं वो वार के टाइम पे, खाना पीना कपड़ा देने के लिए, लॉन्ड्री वॉन्ड्री, दाढ़ी काटने के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्टर मरे 5000 और अमेरिकन सोल्जर में 3000। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इंडिया को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो कुवैत के टाइम पे आपको पता चलेगा, इराक के टाइम में पता चलेगा। इंडियन लोगों को तो जहां भी वार होता है तो वो वार जो है आपको इंडिया को मदद हो। इवन मुझे जितना याद है कि वियतनाम के टाइम पे इंडिया वॉज सप्लाइंग शक्तिमान ट्रक टू अमेरिका। तो कहीं भी वार होता है, ऊपर में पॉलिटिकली सपोर्ट करने का है, इकोनॉमिकल संबंध रखने का, ये वार मशीन जो है, बोस्निया में जो हुआ, चेचिया में जो हुआ, युगोस्लाविया में जो हुआ, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स
जो यहाँ पड़ा रहता है तो वहां जाके पैसा लेता है और पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे वहां जाके वो पीस कीपिंग करता रहता है। इंडियन आर्मी इज मेजरली यूज फॉर पीस कीपिंग फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ आवर एनालिस्ट टेक ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो मिलिटराइजेशन से, बिजनेस से जो है ये करने के लिए कोशिश की गई। तो मित्रों, तो ये जो सारे चीज हुआ है इसके बारे में बहुत लंबा हम चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात अब बोल रहा हूं मैं कि कागज में काम करना पड़ता, बहुत बड़ा काम है ये सब चीज। कि एक तो अमेरिका में सर्वेलियंस स्टेट तो पहले से भी था। चर्च कमिटी 1970 में बैठा हुआ था, पूरा अमेरिका में सर्वेलियंस, टेलीफोन से लेकर हमारे वो पाइगस को बोलते हैं कि पाइगस को बोलते हैं, तो इसको लेकर सर्वेलियंस अमेरिका तो कब से चल रहा है। तो 1970 में चर्च कमिटी वो रिपोर्ट दिया था वो। और एक बात है कि अमेरिका में जो बात हुआ है कि ये सुइसाइड रेट्स, ये एक बड़ी बात है कि सुइसाइड्स अमेरिका में जो ये 9/11 के बाद में 30,000 पीपल कमिटेड सुइसाइड्स। सुइसाइड का कारण बहुत कुछ हो सकता है, और लेकिन काफी जो बोल रहे हैं, तो जो सुइसाइड के पीछे जो बोल रहे हैं कि पोस्ट वार के पीरियड में मरे 7,052 किल्ड इन पोस्ट वार 9/11 के बाद, लेकिन 30,177 सुइसाइड अमंग यूएस सर्विस मेंबर्स एंड वेटरन्स ऑफ पोस्ट 9/11 वॉर। वेटरन मतलब जो मिलिट्री में काम करते हैं उनको वेटरन कहा जाता है। फिर वो बूढ़े नहीं होते हैं, वो यंग होते हैं, जैसे पैर कट गया, हाथ कट गया, आंख चला गया, या बूढ़े उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो वेटरन हो गए। तो उनको जब तक मरेंगे तब तक उनको मैंने परिवार को उनको भरण पोषण करना पड़ेगा, और उनके लिए बहुत खर्चा भी होता है। तो जनरली जो बात आया है कि उनका ब्रेन इंजरी का इतना ब्रेन इंजरी हुआ था, वो सहन नहीं कर सकते थे। जो ट्रॉमेटिक कॉज इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ड्यू टू एक्सपोजर टू आर्म्स। वो क्या था उसका, वो कि ब्रेन इंजरी जो है एक आईईडी करके है, इम्प्रोवाइजल एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस करके जो होता है, कि उसके जो कारण जो ब्रेन में असर होता है उसको आईईडी बोलते हैं। उसका असर ब्रेन में जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, वो सहन नहीं कर सकते हैं। उसके कारण काफी लोग सुसाइड किए, फिर काफी लोग सिविल लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाए, काफी लोग बेटर होने के बाद में उनकी जीवन यात्रा बदल गया, कल्चरल की प्रॉब्लम भी हो गया, कुछ लोग काले भी थे उनको भी प्रॉब्लम हुआ। तो ये काफी फैक्टर को लेकर एक नंबर 30,000 लोग सुसाइड अमेरिका में करते हैं आफ्टर 9/11 के बाद। तो ये हेल्थ ऑफ द अमेरिकन नेशंस की बात कहा जाता है। तो और भी बात है, खर्चा तो बहुत हुआ है। वो तो जो रिफ्यूजी जो हुआ 9/11 के बाद में, रिफ्यूजी हो गए कंट्री से कंट्री, इराक से, यहां से वहां से, सब हो गए। कितने 39 मिलियन पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड। 39 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड। कहां से? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इराक से, यमन से, सोमालिया से, फिलीपीन से, लीबिया से, सीरिया से। इतने लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, रिफ्यूजी हो गए। आप जानते हैं रिफ्यूजी होना क्या मतलब होता है? अभी हमारा पार्टीजन की बात बोलते हैं ना सब, ये रिफ्यूजी क्या होता है, किसने ये रिफ्यूजी बनाते हैं? ये वार भी रिफ्यूजी बनाता है, फ्रीडम स्ट्रगल में भी रिफ्यूजी बनता है, रिफ्यूजी बनते ही रहते हैं। तो ये 9/11 के बाद में इतने सारे रिफ्यूजी आज उनको कैसे ट्रीट किया, इमिग्रेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है वो तो आप जानते ही हैं। और एक बात है कि ये अमेरिका इकोनॉमी बड़ा खोखला है, जितना दिखता है वो नहीं है। वो उधार का सिंदूर है उसका। उधार का सिंदूर मतलब दूसरे से लोन लेना और ओवर करना, उसी से अपने को दिखाना होता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, उधार लेकर अच्छा कपड़ा अपना पहनते, जूता वूता पहनते, गाड़ी वाड़ी में घूमते रहते, BMW गाड़ी में घूमते। ऐसे ही वो वार करके वो स्पेकुलेटिव मार्केट में जो होता है, तो बबुल गम तो आ गया, तो 2008 में तो आ ही गया था, उनका इकोनॉमिक क्राइसिस तो गिर गया था, सारी दुनिया में तो एक्सपोज हो गया, अभी भी एक्सपोज हो गया था। तो ये बाद में इवन 9/11 के बाद भी उनका इकोनॉमी कितना गिरा, कितना गिरा। तो उनका तो जो जॉब चला गया था, 4,30,000 जॉब 3 महीने के 9/11 के बाद में जो हुआ अमेरिका में, 4,30,000 जॉब खत्म हो गया। अभी तो ये पैंडेमिक के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देते थे वो नहीं मिलेगा उनको। तो ये 3 महीने के बाद में ये हो गया था उनका। तो ये जो कंप्लीट जो ये जो हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जो ये जॉब जा रहा है,
उनकी जो इकोनॉमी का जो पतन जो हुआ कि बहुत सारे बात है बोलने का, कितने बोल पाएंगे पता नहीं है, सब तो दिखता भी नहीं है ठीक से। थोड़ा पानी दीजिए आप, थोड़ा पानी दीजिए। सॉरी, सब मिलता नहीं है, कहाँ चला गया। हाँ, अभी तो शायद पता होगा कि WTO का जो अभी कंस्ट्रक्शन 2006 से चालू हुआ और 2014 में वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद तो ये गुंतानामो बे करके क्यूबा के पास जो जेल है, वो अफगानिस्तान के जो वार हुआ, वो बहुत बड़े खतरनाक जेल है, वो बनाया भी गया, वो भी आपको पता होगा, ये सब चीज़ को पता होगा। और जो बात है कि एक मिनट, सॉरी, ये तो पूरा मिल नहीं रहा है मुझे, सब कुछ जो है नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात है कि उनका जो इकोनॉमी 2021 के 11 के बाद काफ़ी डाउन हुआ। 2008 में बहुत बड़ा क्राइसिस उसका आया, अभी भी क्राइसिस उनका है। अभी जो अफगानिस्तान से विड्रॉ होने के बाद में इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का काफ़ी क्राइसिस आया हुआ है। तो अभी देश में चर्चा चल रही है, हाउ टू रिक्यूप, क्या करना है वो चर्चा चल रही है। तो ये सब चल रहा है। और ये जो WTO का जो ये हुआ, ये खाली जानने के लिए फॉर इंफॉर्मेशंस, इतने सारा बिल्डिंग का गिरा तो उसका इनको 1.8 मिलियन टन रेकेज को साफ करना पड़ा उनको। और ये बहुत दिन लगा ये साफ करने के लिए। इट टुक ए लॉन्ग टाइम टू क्लीन अप ऑल दिस थिंग्स। और तो ये सब बोलने का था आप लोग के पास। बहुत सारे बात है। वेटरन्स को अभी बचाने के लिए भी उनको भी पैसा 2050 तक उनको बचाने का है। तो उसका खर्चा है 2.5 मिलियन डॉलर खर्चा होगा। वो भी पैसा कहाँ से लाएंगे वो लोग, वो भी एक बात भी है। तो ये अभी होमलैंड अभी भी उनका होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट का यूज हो रहा है, अभी अमेरिका में काफ़ी यूज हो रहा है। तो ये सब है। तो आज का जो दिन में 2000 अभी जो आ रहा है, 20 साल हम मना रहे हैं। 20 साल मनाने के टाइम पे अफगानिस्तान से जो अभी सरकार बना हुआ है, उनके साथ में संबंध भी इंडिया का भी अमेरिका के सबका संबंध बन भी रहा है। और तालिबानाइजेशन जो होना है वो हो भी रहा है। थोड़ा कुछ परिवर्तन होगा, दैट विल बी समथिंग एक्सेप्टेबल टू दिस इम्पीरियलिस्टिक पावर, तो होगा ये सब चीज़। और ये इतनी बड़ी बात हुई है। लेकिन ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी जो बात आ रही है, और ये रिपोर्ट भी आएगा तो पता चलेगा कि जो बात है कि क्या ये अमेरिका क्या अपने आप को इकोनॉमी रिकवरी करने के लिए, वार ऑन टेररिज्म के नाम पे अपने आप को इकोनॉमी को करने के लिए, दूसरे देशों में दबदबा जारी रखने के लिए, मिडिल ईस्ट में चलाने के लिए, हम कम्युनिज्म को सामने लड़ने के बाद ये करने के लिए क्या वो कर सकता है? ये तो आने वाला जो अमेरिका के लोग और उनका इंक्वायरी जो है वो बताएंगे। अमेरिका के लोग तो कुछ बता भी रहे हैं और वो बताएंगे। तो ये जैसा हिटलर ने पार्लियामेंट जलाया था और कम्युनिस्ट के ऊपर में थोपा था, ये तो पुरानी कहानी है। और पहले स्कूप में जैसे मार दिया जाता है, बोले कि कोई आतंकवादी ने मार दिया, आतंकवादी कोई शोध लेना बोल लेना ये इजी है। तो एक टेररिज्म के नाम पे अब सब कुछ चल रहा है दुनिया में। और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी जो चला वो भी चल रहा है। और एक बात भी कहना चाहता हूँ, 2001 के बाद एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी बात भी चली, पोस्ट मॉडर्निज्म भी चला, पेपर के रवैया भी बदला, और कंट्रोल ओवर द मीडिया वो भी बढ़ा, और मिलिट्राइजेशन भी बढ़ी। स्पेस का जो क्या बोलते हैं इसको, स्पेस का जो रेस, स्पेस का रेस भी बढ़ गया। और एक नया अमेरिका के सामने एक नया एक दुश्मन मिला है, चाइना। लेकिन चाइना तो कम्युनिस्ट भी नहीं है,
एंड द कैपिटलिस्ट हो गया है, तो चाइना के सामने क्या बोलेगा? चाइना का मार्केट ले रहा है, तो उसके सामने एक उसका ये एक प्रकार का वार करने के लिए वार करेगा या नहीं करेगा, इस स्पेकुलेशन काफ़ी पेपर्स लोग, काफ़ी मीडिया लोग कर रहे हैं। लेकिन शायद इतना कोई कम्युनिस्ट तो है नहीं, इस्लाम भी तो है नहीं, खाली उलगर की एक बात है, उसके नाम पे तो आप वार तो कर ही नहीं सकते आप। तो ये जो अमेरिका का एक रास्ता ढूंढ रहा है और पार्टनर ढूंढ रहा है, आज अमेरिका का लोग और ये लोग आज इंडिया में हैं कि तालिबान को कैसे हैंडल करें, तो नाटो का कंट्री वाले आके बैठकर वो चर्चा करें हाउ टू हैंडल ये, और जिसको हैंडल करें वो पाकिस्तान तो अमेरिका का गोद में बैठा हुआ है। तो ये अमेरिका इज ऑलवेज ए ट्रबल मेकर, नॉट ए पीस मेकर, कभी पीस नहीं है। उसके साथ साथ देना मतलब एक गड़बड़ वाली बात है। तो ये वाजपेयी से शुरू हुआ, पर मोदी तक भी चल रहा है। अभी मोदी साहब भी अभी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, क्या मंत्रणा लेके आएंगे, क्या गाइडेंस लेके आएंगे, क्या बाद में यूपी के इलेक्शन पहले क्या होगा, किस तरह का यहाँ CIA ऑपरेट करेगा, यहाँ से किस तरह वर्ल्ड बैंक, वॉलमार्ट ये सब कैसे ऑपरेट करेगा, ये आने वाले दिनें बताएंगे। तो 9/11 खाली 9/11 नहीं है, 9/11 के बाद में कितना अपटर्न बात हुआ, कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ अमेरिका में, कितना लोग का मिसकैरेजेस हुआ, कितना लोग कैरियर खत्म हो गया, कैसे कैसे ये अमेरिका का 9/11 के बाद हुआ। ये एक स्टडी की मैटर है। आज एक प्राइमरी डिस्कशन आपके सामने में रखा। मुझे लगता है कि ये जब पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, वी विल गो फॉर अनदर डिस्कशंस विद इन 15 डेज, तो पूरा डिटेल के साथ हम डिस्कशन में जाएंगे। आज इतना कहकर ही मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। नमस्ते।